नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म भावना एजुकेशन हब में। फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज चल रही थी हाउ टू स्कोर 110 प्लस इन जीएस प्रीलिम्स। उसकी पहली कड़ी में हम लोगों ने 2023 का पेपर बड़े विस्तार से सॉल्व किया था। हम लोग अब 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे 48 क्वेश्चन हो गए थे। उस दिन जल्दीबाजी में 2 क्वेश्चन रह गए थे, 3 क्वेश्चन एक्चुअली। सो आज वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, और जो इसकी तीसरी कड़ी है, तीसरा पार्ट है, वो हम आज करेंगे पूरा। ठीक है, सो 48 क्वेश्चन था, इजी था आप कह सकते हैं। बेसिक इन्वायरमेंट का था। हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने सिलेबस में पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए 6 आपके ऑप्शन थे। 6 में से लगभग मुझे सिर्फ एक इसमें से पता था कि जो चना होता है वो लेगुमिनस प्लांट होता है। और हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है ना। और वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो आप वहाँ से एक हेल्प ले सकते थे इन सारे ऑप्शन में से कि जो निम्नलिखित में से कौन से जो है वो नाइट्रोजन यौगीकरण पादप हैं। तो इसमें तो आप ये श्योर हो सकते थे ना कि जो चना होता है, चिकपी होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो देखिए, अगर इसमें से कोई हेल्प मिल रही थी कि तीसरा किस में है, तो इसमें है और इसमें है, 2 आपके ईजिली खत्म हो गए थे। तो 50-50 पर आ गए थे ना आप। उसके बाद 50-50 में आप गेस कर लीजिए 1 3 4 1 3। यहाँ से 2 ऑप्शन तो आपके कॉमन है, मतलब एक ये और ये 3 तो आपके होंगे ही होंगे। ठीक है, बचता आपका है 4 5 और 6। इसमें कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी। तो ये आपके ऊपर था कि आप रिस्क इसको कैसे लेते हो। ठीक है, बाय द वे इसका आंसर ये था, आई थिंक इसका आंसर था 1 3 5 एंड 6। नहीं सॉरी, इसका आई थिंक 1 3 एंड 4 था। ठीक है, वहाँ मैंने ऐसे रिस्क लिया था, मुझे नहीं पता मेरा सही गया था कि गलत गया था, बट ये 2 तो आप बिल्कुल इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। और बाकी आप छूटते किस पे, 50-50 पे। तो आपको ये क्वेश्चन करना ही था। आई थिंक इसका आंसर था 1 3 एंड 4। ठीक है, कह सकते थे थोड़ा टफ था और थोड़ा इजी भी था, क्योंकि 50-50 पे था। आपका लक कैसा हो तो। अगला, हाँ, आगे ये जो 49 और 50 वाले क्वेश्चन है ना, ये टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन थे। और आई थिंक ये ना पूरे साल न्यूज़ में भी थे, कोचिंग वालों ने कवर किया था। आई थिंक विजन के मैगजीन में भी था और ओनली आइस ने भी कवर किया था। जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी थी ना, इसका पहला ही आंसर था कि जो क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उनके रीस्टोरेशन के लिए ये वाली टेक्नोलॉजी होती है, यूज की जाती है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सोचना नहीं था। बायोरॉक टेक्नोलॉजी, जैसे प्रवाल भित्ति होती हैं उनके रीस्टोरेशन से वो संबंधित थी। ठीक है, तो इजी था ना, ये तो बिल्कुल इजी था। 50 वाला भी पूरे साल ये भी न्यूज़ में था। लगभग सारी कोचिंग जिनके भी आप लोग टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हो ना, उनमें बिल्कुल था कि जो मियावाकी पद्धति होती है किस पर्पज से वो यूज की जाती है। तो इसका यही था, जो शहरी वन क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे अगर आपको फॉरेस्ट उगाना है, तेजी से ग्रो करना होता है, तो यहाँ पे ये पद्धति जो होती है मियावाकी पद्धति, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन था, लगभग आपने पढ़ा होगा और आई थिंक आपका सही भी रहा होगा। ठीक है, अब आज हमारी तीसरी वाली जो है ना, वहां से शुरू करते हैं 51 to 75। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपका जो है, हम लोग जो ने बोला था ना कि जो पॉलिटी का जो पहला चैप्टर होता है संवैधानिक विकास वाला, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने ठीक ठाक से तैयार किया है 1773 से लेके 1947 के बीच, ठीक है, अंग्रेजों ने या फिर ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे अधिनियम लेकर पारित किए थे ना हमारे यहाँ शासन चलाने के लिए। सो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन था ना, वो बेसिक पॉलिटी से करते हुए वहाँ से था। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 हम लोग बिल्कुल पढ़ते हैं ना, और इसमें एक प्रावधान किया गया था। क्या किया गया था कि जो राज्यों के स्तर पे जो था वो द्वैत शासन शुरू किया गया था ना, उसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स होते थे ना, उनको 2 भागों में बांटा गया था। एक तो रिजर्व सब्जेक्ट थे और दूसरा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे। बिल्कुल पढ़ते हैं ना। और उसमें हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि जो ये स्थानीय स्वशासन होता है, ये कहाँ पर दिया गया था। ये स्थानीय स्वशासन जो था वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था ना, ट्रांसफर्ड अंतरित सब्जेक्ट था, अंतरित विषय था। ठीक है, तो बस यहीं से क्वेश्चन हो जाता था। इसमें से पूछा हुआ है ना कि निम्नलिखित में से जो कौन सा था वो आरक्षित विषय था, मतलब अंग्रेजों ने अपने लिए आरक्षित कर लिया था कि उसके बारे में ना वो सब डील करेंगे। तो स्थानीय स्वशासन तो ट्रांसफर किया गया था, बस वही एलिमिनेट कर दीजिए आप लोग। दूसरा जहां एलिमिनेट करोगे आप ना, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा कि जो 1 3 एंड जो 4 है वो क्या था, आरक्षित विषय था। ठीक है, क्योंकि ये ना इंपॉर्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे लोगों के ऊपर शासन करने के लिए ना, अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए। जो न्याय का प्रशासन है, भू राजस्व व्यवस्था है, पुलिस है, उन्होंने अपने पास रख रखा था। और जो जिम्मेदारी वाले काम थे ना कि जैसे स्थानीय स्वशासन है, आप लोग डेवलप करो, उन्होंने छोड़ रखा था हम लोगों के ऊपर। तो वो
अंतरिक्ष विषय था। ठीक है, तो इजी था, अगर बेसिक समझ होती ना कि ये इन दोनों में क्या क्या था तो फिर हो जाता। और ये जो स्थानीय स्वशासन है ना, हम लोग देखो कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। आप लोग जब ये संवैधानिक विकास पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके अलावा जब हम लोग 73rd एंड 74th वाला अमेंडमेंट पढ़ते हैं ना, पंचायती राज सिस्टम, तो उसमें भी तो पढ़ते हैं इसका। जब विकास देखते हैं, जब इसका ओरिजिन देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं ना कि ये जो स्थानीय स्वशासन है कहाँ कहाँ था, तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि 1919 वाले में ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था। तो इस हिसाब से इजी सब्जेक्ट था ना, बिल्कुल एक पता होता है आपका यही वाला कि स्थानीय स्वशासन क्या था, जस्ट एलिमिनेट करते आपका आंसर आ जाता। बहुत इजी क्वेश्चन था इस हिसाब से। तो हाँ, आगे के लिए वही करोगे जितना वो संवैधानिक विकास है ना, कहाँ से 73 से लेके 1947 तक, हर वाला जो एक्ट है ना, मतलब सारे सारे एक्ट में ना कुछ ही प्रावधान होते हैं, 2-4 प्रावधान जो बड़े काम के होते हैं। जैसे 1919 वाले में ना, ये जो द्वैध शासन लागू हुआ था राज्यों में ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग पढ़ते भी हैं। तो ऐसे ही अगर आप लोग देख लोगे ना तो आगे के क्वेश्चन हो भी जाएंगे। 2023 में भी इससे क्वेश्चन आया था, मतलब इससे नहीं आया था, आई थिंक किससे आया था भैया, किसी एक से ही आया था क्वेश्चन। सो ये पूरा जो टॉपिक है ना, मतलब पूरी ये जो थीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और आप लोग आगे के लिए तैयार कर लोगे। ये वाला जो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना, यूपीएससी की तो थीम बन चुकी है। हर साल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछता है कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसका क्या आशय है। तो ये मेडिवल का टर्म है और इसका उस समय आंसर क्या था, सिक्के। जो फनम है ना वो पनम से बने थे, पर्ण से, ठीक है, और इसका क्या अर्थ क्या था, सिक्के। ठीक है, या तो आपने इसको पढ़ रखा हो तो आपको आ जाता, अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ था, क्योंकि देखो ये जो ऐसे वाले जो टर्म्स होते हैं ना, कोई ज़्यादा हिंट मिलता इसमें नहीं है कि आप इसमें एलिमिनेट कर दोगे। या तो आपने पढ़ा है तो इजीली आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं आ पाएगा। बट आगे के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए लगभग जितनी अच्छी कोचिंग है ना, उनमें इन्होंने एक पूरा पेज में लिख रखा है कि एंशिएंट वाले में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है ना, वो टर्मिनोलॉजी प्लस उसका अर्थ, टर्मिनोलॉजी उसका अर्थ, ऐसे मेडिवल वाले में कर रखा है उन्होंने। ठीक है, तो मैंने तो इसको पढ़ा था तो आंसर हो गया था। तो आप लोग यही करोगे कि जो टर्मिनोलॉजी है ना एंशिएंट की और मेडिवल की, एक जगह रख लोगे, या फिर कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं तो वहां से देख लोगे और उसको रट लोगे, तो आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। 53 का क्वेश्चन था, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए, इनमें से जो कौन है ना वो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। इनमें से कौन गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इनमें से ये जो रास बिहारी बोस जी थे ना, सिर्फ यही जो थे वो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता होता कि जो सिर्फ तीसरे वाले जो है ना वो जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से आपका 2 आंसर एलिमिनेट हो गया था। अब या तो 1, 3 होता या फिर केवल 3 होता है। तो इसमें जो ये वारिंद्र कुमार घोष जी है ना, इनका जो कार्य क्षेत्र था वो बंगाल तक सीमित था, इनका गदर पार्टी से लेना देना नहीं था। ठीक है, गदर पार्टी आपको पता है ना, विदेशों में वो लोग सक्रिय होके थोड़ा सा वो स्वतंत्रता के लिए वो करना चाहते थे, फंड वगैरह जुटाना चाहते थे और थोड़ा सा रेबल करना चाहते थे। ठीक है, तो इनका लेना देना नहीं था। 1, 3 हम लोग छूटे हुए हैं, तो ये जो वारिंद्र कुमार घोष जी है ना, इनका नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रास बिहारी बोस जी है ना, उन्हीं का योगदान था। ठीक है, बाद में। ठीक, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये वाली भी जो थीम है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होगा कि जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है ना, तो फिर अंग्रेजों ने क्या हुआ, भारत का हेल्प लेने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव लेकर आए थे। ठीक है, कि ताकि भारत को भी शामिल कर लें अपने उसमें। तो जो क्रिप्स का प्रस्ताव है ना 1942, ठीक है, हम लोग पढ़ते भी हैं। ठीक, वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसमें से पूछ रहा है ना, निम्नलिखित उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला देखिए इसका क्या था, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ठीक है, तो अब जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसके अगर प्रावधानों के बारे में आप लोग पढ़ोगे ना, तो इसमें ये क्या था कि जो प्रांतीय जो विधानसभाएं थी ना, उनसे चुने हुए सदस्य आएंगे और जो भारतीय रियासतें थी उनसे क्या हुआ, नामित सदस्य आएंगे। तो इस बेसिस पे ये गलत था। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो प्रांतीय विधानसभाएं थी वहां से तो क्या होंगे, लोग इलेक्ट होंगे, वहां की जनता होगी उनको चुन के भेजेगी, और प्लस जो रजवाड़े थे ना, रजवाड़े अपने यहाँ से नामित कर देंगे। तो वहां से चुनने का प्रावधान नहीं था। और इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों जगह से क्या आएंगे, नामित सदस्य आएंगे। तो ऐसा तो नहीं था। ठीक है, यहाँ से जो होंगे वो इलेक्ट होके आएंगे, नामित होके नहीं आएंगे। तो पहला तो वहां से गलत हो जाएगा। दूसरा,
नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। यस, यही जो प्रावधान था ना इसमें था, और लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आईएनसी है ना, इसी बेसिस पे वो कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको तो जिसकी मर्जी होगी बोल देंगे कि मुझे स्वीकार नहीं है, फिर वो तो अलग हो जाएंगे ना, तो भारत का विखंडन हो जाएगा। तो इसी प्रावधान से इसको नकार दिया गया था। तो प्रावधान तो सही था ना, ये भी प्रावधान बिल्कुल सही था। ठीक है, तो उस समय अगर पता होता तो ये हो सकता था। ठीक है, आगे के लिए आप यही करोगे कि जितने मिशन आए थे ना, क्रिप्स मिशन हो गया, फिर अपना अगस्त प्रस्ताव हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, तो जो जो प्रावधान है एक बार अच्छे से देख लोगे। मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपकी स्पेक्ट्रम से आते हैं, तो बस वहीं से कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये जो क्वेश्चन था ना, हम लोग कह सकते हैं कि थीम रिपीट हुई है। हम लोगों ने बात की थी ना कि जो ये बुक्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड हो या किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड हो ना, इस पे क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। 2023 में बात की थी ना, 2023 में ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि ये बुक थी किसी से इसे किसने लिखा हुआ था, और 2022 में क्या था कि ये जो ग्रंथ है ना किस धर्म से रिलेटेड है। तो कह सकते हैं कि थीम तो वही थी। और हम जब लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ते हैं ना, तो मैंने बोला था कि ना आप इसको डीप में कर लीजिएगा, क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो वो इसी से रिलेटेड था। इसमें तो पूछा हुआ था क्वेश्चन कि इसमें से जो कौन से ग्रंथ हैं वो जैन ग्रंथ हैं। ठीक है, तो आप या तो गेस कर लीजिए कि कौन से जैन ग्रंथ हैं, या फिर आप एलिमिनेट कर सकते हो ना कि कौन सा इसमें से जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो जैसे इसमें जो आपका नेति प्रकरण जो है आपका ना, वो आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो यहाँ से पहला तो हो जाएगा गायब, पहला और तीसरा। ठीक है, उसके बाद ये जो अवदान शतक है ना, ये भी आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो ये फिर तीसरा हो गया आपका, सीधा कट के आंसर आ जाएगा। या तो फिर आपको पता होता कि जो ये परिशिष्ट पर्वन है, ये वाला हम लोग नाम सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं ना, इसमें से देखो दो नाम तो ना बहुत वेल नोन है, सब लोग पढ़ते हैं कि जो परिशिष्ट पर्वन है वो जैनिज्म से रिलेटेड है, जो अवदान शतक होता है वो बुद्धिज्म वाला है। तो एक तो दो वाला हो गया, और बचा कौन? त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। तो 2 और 4 जो है ना आपका, कहाँ गया? 2 और 4, ये आपका क्या है? जैन ग्रंथ है। ठीक है, और एक याद रखिएगा आप लोग, जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो जो जैनिज्म वाले टेक्स्ट होते हैं ना, उनका नाम बड़ा अजीब सा होता है, तो एक गेस के लिए आप रख सकते हो कि याद कर सकते हो आगे के लिए। ठीक है, जब आप आगे मूल टेक्स्ट जब पढ़ोगे ना जैनिज्म वाला, तो जरा एक बार देखिएगा कि इनके जो नाम होते हैं ना बड़ा अजीब से होते हैं, तो आप यहाँ से गेस कर सकते थे थोड़ा सा। ठीक है, आगे के लिए आप लोग यही करोगे कि जो ये बुक्स आती है ना, चाहे एंशिएंट में लिखी गई हो चाहे मेडिवल में लिखी हुई है, तो उनके रचयिता कौन है और उनकी थीम क्या है ना, एक बार अच्छे से देख लोगे। और जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है ना, थोड़ा डीप में जाके पढ़ लेना पूरा का पूरा, इनके जितने विभाग हैं ना, हीनयान, महायान, श्वेतांबर, दिगंबर, जो हैं आप, तो पूरा आप अच्छे से देख लोगे, क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ना अब इनसे दोनों क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सतही नहीं आ रहे हैं कि इनमें किनकी कौन सी मान्यताएं हैं, थोड़ा डीप में जाके आ रहा है, तो आप लोग अपनी समझ यहाँ पे विकसित कर लोगे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, कह सकते हो। ये क्वेश्चन काफी टफ था। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है कि इसमें से कौन से धर्म से रिलेटेड ये आपके विद्वान है। मुझे टफ लगा था, मैंने स्किप कर दिया था। ठीक है, कहीं से गेस नहीं मिल रहा था तो मैंने छोड़ दिया था। तो आप लोग अगर कुछ हेल्प मिल सकती है तो कर सकते थे, या फिर आप भी ऐसे क्वेश्चन में प्लीज छोड़ दिया करो। और यहाँ ऐसा भी नहीं था ना कि वो ऑप्शन ऐसे थे जहां आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, वही युग्म वाला क्वेश्चन था। 2022 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, 2022 में मैंने देखिए ये वाला जो सिस्टम था ना इंट्रोड्यूस हुआ था, 5-6 क्वेश्चन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे, और इस बार तो करीब 70-80 क्वेश्चन जो थे ना ऐसे पेयर बेस वाले ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो और ऐसे क्वेश्चन में ना आपको जो फैक्ट्स होने चाहिए ना वो थोड़े साउंड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप तैयारी कर रहे हो 24 के लिए आप लोग तैयार कर रहे हो ना, तो जो चैप्टर है ना थोड़ा सा रट्टा मार लेना आप लोग कि अगर कोई थीम बुक्स आ रहा है तो जैसे बुक्स आप रट लोगे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर अगर ऐसे विद्वान है तो वहां से रिलेट कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो मतलब आप फैक्ट्स जो होंगे ना थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने चाहिए, प्लस जो फैक्ट होने चाहिए ना वो भी क्लियर होने चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन में आप अपने आप को सहज पाओगे, वरना काफी टफ होने वाला है। क्योंकि जो नीचे से तो हेल्प मिलनी आपकी बंद हो गई है कि एक पता रहेगा, एलिमिनेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को मैंने ड्रॉप किया था क्योंकि बहुत अजीब सा क्वेश्चन था ना, हेल्प बिल्कुल मिल नहीं रही थी, और जो तीनों नाम है ना बड़े अजीब से हैं, मैंने तो सुन नहीं रखे थे, तो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो वो वहाँ क्वेश्चन करने का तरीका है, अगर मिल रहा है हेल्प तो कीजिए, अदरवाइज ना थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। ठीक है, तो मैंने इसे ड्रॉप कर लिया था। आगे के लिए आप लोग देख लोगे कि ये जो जैन, बौद्ध और वैष्णव है ना, तो इनसे रिलेटेड कुछ पर्सनालिटी हैं। ठीक है, तो जो अगर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होंगी ना आप उनके बारे में पढ़ लोगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन करने से पहले एक बात, अब जो है ना एंशिएंट और मेडिएवल, इनसे क्वेश्चन ना काफी
अच्छे खासे नंबर में आ रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग क्या बोलते थे 19 से पहले, जब मैं स्टार्ट करने के लिए आया था ना, तो लोग बोलते थे कि आप मॉडर्न पे अच्छी पकड़ बना लो कि मॉडर्न से आपके क्वेश्चन ना गायब हो, बाकी एंशिएंट और मेडिवल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ये मुझे बताया गया था। बट अभी क्या हुआ रिसेंट में ना, हर साल करीब 5-6 क्वेश्चन जो हो रहे हैं, 5-6 नहीं अप टू 10 क्वेश्चन, अभी तो हम लोगों ने पीछे देखा ही किससे क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 10 क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो एंशिएंट और मेडिवल से आ रहे हैं। और कह सकते हो थोड़ा सा बुक से ही आ रहे हैं, अगर पढ़ लोगे ना तो आपके 10 में से 8 क्वेश्चन तो ईजिली डील हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी देखिए आपका मेडिवल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग अपना जो एंशिएंट और मेडिवल है प्लीज इसको ड्रॉप नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ लोगे। एनसीईआरटी पढ़ लो, बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लो, वहां से काम का आपका बन जाएगा। और थोड़े फैक्ट उसके बाद रट लेना, एनसीईआरटी पढ़ के समझ विकसित कर लो, प्लस फैक्ट आप उसमें रट लोगे तो हो जाएगा काम। जैसे ये देखिए क्वेश्चन क्या था, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना था। इसका पहला स्टेटमेंट देखिए, भारत पर जो पहला मंगोल आक्रमण हुआ था वो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था, उसके राज्यकाल में हुआ था। जहां अगर ऐसे पहला पहला आया ना, तो एक तो बड़ा बात ये एक्सट्रीम या फिर गैस करने का ना ये रूल होता है कि अगर कोई बोले ना कि पहला जो हुआ इस शासन काल में हुआ था, तो यूपीएससी में जनरली क्या होता है ना, ये गलत होता है। और या तो आपको यहां से गैस कर सकते थे कि पहला आक्रमण जो था ये जलालुद्दीन की खिलजी के शासन काल में नहीं हुआ था, ठीक है, या तो यहां से एलिमिनेट कर सकते थे। या अगर आपने जब पढ़ा होगा ना, तो आप लोग ये पढ़ते हो ना कि जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश, ठीक है, इसके शासन काल में सबसे पहले मंगोल आक्रमण हुआ था। हम लोग पढ़ते हैं ना कि कोई जो था मंगोल उसको भगा रहे थे, तो वो इसके शासनकाल इसके राज्य में शरण लेने के लिए आया था, लेकिन इसने समझदारी दिखाई और इसको पनाह नहीं दी, तो इस प्रकार ये मंगोल आक्रमण से बच चुका था, ठीक है। तो हुआ ना, फिर वहां से रिलेट कर सकते थे आप, ठीक है। देखो कहां से कितना डीप जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो पहला आक्रमण था, मंगोल आक्रमण था ना, वो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में तो नहीं हुआ था, ये फैक्ट है, ठीक है। तो आप वहां से पहला एलिमिनेट कर दोगे, आपका या तो आपका अब बी सही होगा या तो सी सही होगा, सॉरी डी सही होगा, ठीक है ना। तो पहला गलत था इस हिसाब से ना कि अगर कहीं अगर लिखे कि पहली बार ऐसा हुआ था, ठीक है, तो या तो आपको पता होगा, ठीक है, अगर नहीं होता तो आप रिस्क ले सकते हो कि पहली बार तो वहां नहीं होगा, आप एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। बिल्कुल फैक्ट है, हम लोग पढ़ते भी हैं ना कि मंगोल आक्रमण हुआ था और इसने शायद अलाउद्दीन खिलजी ने उनको पराजित भी किया था और इनको पकड़ के अपना दास बना लिया था। और जो ये मंगोलपुरी की स्थापना दिल्ली में हुई है ना, उसी के शासनकाल में हुई है, ठीक है। तो ये तो फैक्ट था, पढ़ लोगे। सोच लो, अब देखो ये जो आपका दास वाला सल्तनत है ना, वहां से भी क्वेश्चन था इल्तुतमिश से रिलेटेड, प्लस अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या क्या हुआ था ना, वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब आप जो मेडिवल है ना, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, आप पढ़ोगे पूरा। जो इवन जो महत्वपूर्ण है ना, उनके बारे में तो पढ़ ही लोगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का पढ़ लोगे, इल्तुतमिश का पढ़ लोगे, फिर आपका बलबन है उसको पढ़ लोगे। खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं तो खिलजी वंश के बारे में क्या क्या हुआ था, एटलीस्ट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो पढ़ ही लोगे ना क्या क्या हुआ था। सो यहां से था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है, आपका आंसर आ गया, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, सिर्फ बी है, तो इसका आंसर हो गया। अब तीसरा आपको पता ना हो पता वो जरूरत भी नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। सीख यही है आप लोगों की, जो एंशिएंट है और मेडिवल है, प्लीज उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, अब इग्नोर नहीं कर सकते उसको। सिंपल, अभी जो पीछे टर्मिनोलॉजी थी ना, फिर से वही टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन फड़म पे आया था ना, अभी कुला दरान किससे रिलेटेड है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कौन थे ना, उनको कुला दरान बोलते थे। तो इसमें जो सैयद वंश के शासक थे ना, जो सैयद थे, उनको क्या बोला जाता था, कुला दरान बोलते थे। उस साल का टफ क्वेश्चन था यार, अगर आप नहीं पढ़े हो तो आपके लिए टफ हो सकता है। ऐसा नहीं कि चारों में से कुछ भी गेस करोगे आपका हो जाएगा, तो या तो आप स्किप कर सकते थे, उस समय तो मैंने साथ स्किप ही कर दिया था, ठीक है, कुछ गेस करने का कुछ ऑप्शन बन नहीं रहा था, पढ़ा नहीं था, तो मैंने छोड़ रखा था, ठीक है। आगे के लिए आप लोग यही करोगे कि जो एंशिएंट और मेडिवल से जितनी टर्मिनोलॉजीज मिलती है ना, वहां से आप लोग कर लोगे। तो वही है, अब एंशिएंट और मेडिवल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 2023 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। मैंने बोला था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं ना, यूरोपियों का जो भारत आगमन है और फिर भारत विजय है, तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। लगभग 21 में भी क्वेश्चन था, 22 में भी था, 23 में भी था, ठीक है। ये 22 का क्वेश्चन है। 23 में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो पुर्तगीज को कुछ डिफीट करके था ना, जो पुर्तगाल को किसी ने हराया था, तो वहां से क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन देखिए, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित की। अगर
थोड़ा तो नहीं था यार, कह सकते थे थोड़ा टफ था, ठीक है। इधर देखो दो टर्म है, एक गजपति शासक है, दूसरा डच लोग हैं, और ये पूर्वी तटीय क्षेत्र, तीन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो डचों का जो पहली फैक्ट्री बनी थी, हम लोग सुनते हैं ना कि ये जो मसूलीपट्टनम है पूर्वी तट पर उनका जो था शासन प्रशासन का केंद्र था। ये तो पढ़ते हैं ना कि डचों का जो कार्य क्षेत्र था वो क्या था, आंध्रा वाला क्षेत्र था, मसूली पट्टनम का था, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी क्या। और ये जो गजपति शासक है ना, उनका जो कार्य क्षेत्र था, उनका जो शासन साम्राज्य था, वो कहाँ फैला हुआ था, आज का जो उड़ीसा वाला प्रांत है ना गजपति शासक का, वो उड़ीसा में था। तो यहाँ से तो मैंने यही पकड़ के एलिमिनेट किया था कि ये जो गजपति शासक है ना, इनका जो शासन साम्राज्य क्षेत्र था वो उड़ीसा में था, और जो डच लोगों की फैक्ट्रियाँ थी ना, ये आंध्रा साइड में मसूलीपट्टनम में बनी हुई थी। तो यहाँ से जो पहला वाला फैक्ट था ना, वो आपका गायब हो जाएगा, सीधा सीधा आपका आंसर मिल गया था, ठीक है। देखा कितना डीप में जाकर, डीप में तो नहीं कह सकते, अगर हम लोग पढ़े होते ना कि जो डच लोग था उनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ थी, मसूलीपट्टनम के आसपास थी, गजपति शासक का जो क्षेत्र था वो यहाँ पे था, ठीक है, उधर उड़ीसा में, तो वहां से हो सकता था, ठीक है। सो क्वेश्चन था ऐसे। तो इसका आंसर क्या था, 2 और 3 था। आगे के लिए आप लोग यही करोगे, मैंने 2023 में वाले में भी बोला था ना कि ये जो पहला चैप्टर आपका है ना, जो यूरोपियों की भारत विजय, तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है आप अंग्रेजों से देख लोगे, अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी, किस किस राज्य किन किन से सहायता ली थी उस समय, जहांगीर वगैरह से सहायता ली थी ना, तो आप लोग वो देख लोगे। ऐसे ही पुर्तगीज का देख लोगे, फ्रांसीसियों का देख लोगे, अब तो डच का भी पूछ सका है, तो मतलब कुछ छोड़िएगा ही मत, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा वो चैप्टर अच्छे से, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन था। सो कह सकते हो अगर पहला आपको पता होता तो इजी था, क्योंकि बाकी 3 में तो आपको हेल्प मिल गई थी, अदरवाइज ये टफ क्वेश्चन बनने वाला था, ठीक। कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ये भी कह सकते हो ना उस साल का डिबेटेबल क्वेश्चन था, काफी डिबेट हुई थी इस पे कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये हो गया। मैंने तो वहां पे डी मार दिया था, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, देखो जब हम लोग कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं ना, तो सिंपल सा तो यही पढ़ते हैं कि हाँ कौटिल्य कौन था, उसने अर्थशास्त्र अपनी बुक लिखी थी, किस पे थी, नाम तो अर्थशास्त्र है बस वो, लेकिन बुक किस पे थी, ये राजनीति के बारे में बुक थी, यही सब पढ़ते हैं ना। और ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि उससे उसके शासनकाल के बारे में, जो मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के बारे में कौटिल्य और अर्थशास्त्र सिर्फ हम लोग इतना पढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना हम लोग पढ़ते हैं ना कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सी व्यवस्था की गई है, कौन कौन सी बात की गई है, क्योंकि इतना तो डीप में कोई जाके पढ़ता भी नहीं है। तो मैंने गेस किया था, ठीक है, इसका डी मार दिया था ऐसे ऑप्शन में, क्योंकि पहला वाला बहुत ज्यादा तीनों से मैच ही कर रहा था, कुछ अजीब तो बोल नहीं रहा था। पहला वाला क्या बोल रहा था कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, और इसने बात भी की है ना, अपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दासों के बारे में बताया गया था, तो मुझे लगा था क्या पता राइट होगा। दूसरा, स्त्री दास जो है अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, जनरल सी बात थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। दूसरा और तीसरा की लैंग्वेज तो सेम सेम थी, ठीक है। तो मैंने इस बेस पे बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि आप एलिमिनेट कर सकते थे, और हम लोग पढ़ते भी नहीं है, तो मैंने इसका आंसर कर लिया था 1 2 3। और बहुत सारी कोचिंग ने ना 1 2 3 भी बोला था कि इसका आंसर सही है, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर माना है केवल 2, क्योंकि अब तो यूपीएससी की आ चुकी है ना आंसर की, तो यूपीएससी ने माना है इसका 2 और 3, ठीक है। तो ये रिस्की क्वेश्चन होता है, मैं तो कहूंगा ना ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना। अगर बहुत ज्यादा हिंट नहीं मिल रही है ना कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आप लोग ट्राई करना, अगर आपकी जो गेस वेस जो आपका हेल्प कर रहा होगा, जो अंदर से आवाज आ रही है आपको, तो कर लेना। तो मुझे तो आवाज आ रही थी कि इसका आंसर तीनों सही होगा, बट इसका आंसर 2 और 3 था, ठीक है। कह सकते हो टफ क्वेश्चन था, क्योंकि हम लोग इतना डीप में जाके तो पढ़ते नहीं है, ठीक। आगे के लिए तो अब ये तो नहीं कहूंगा कि आप लोग कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो पूरा पोथा लेके पढ़ लो, जनरल सेंस है, कॉमन सेंस है, अगर कॉमन सेंस वहां हेल्प करेगा तो आप लेके कर सकते थे। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन था, ये तो होना चाहिए था। देखिए जो यूएस का जो फेड रिजर्व होता है, अगर वो सख्त मुद्रा नीति अपनाता है तो क्या होता है, भारत से पूंजी पलायन होता है। यस बिल्कुल होता है, क्योंकि वहां पे जो उनके इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न मिलता है ना, तो लोग यहां से पैसे निकाल के यूएस लेके जाते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, जो पूंजी पलायन होता है, वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण, एक्सटर्नल कॉमर्शियल जो बोरोइंग होती है वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा देता है। बिल्कुल है, यहां से अगर पूंजी पलायन होगा ना, तो जो हम लोग बाहर से उधार लिए रहेंगे उसका क्या होगा, ब्याज लागत बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, ये तीसरा गलत होगा। जो घरेलू मुद्रा का जो अवमूल्यन होगा, अगर घरेलू मुद्रा का डिवैल्यूएशन होता है, तो जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होगी ना, उससे संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता नहीं है, बढ़ाता है, ठीक है। इजी था, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको
होना ही चाहिए था। और हम लोगों ने 2023 में बात की थी ना कि जो इकोनॉमी के कुछ ही चैप्टर होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहां भी देखोगे आप ना, तो इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये जो अवमूल्यन वाला टॉपिक है ना, जो बाह्य सेक्टर होता है हमारा, बाह्य क्षेत्र, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वहीं से वाली थीम थी बिल्कुल। अपने जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ना इस चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज आप लोग सही कर लोगे तो इसका क्या होगा, घरेलू मुद्रा का जो अवमूल्यन होगा तो उससे जो हमारी बाह्य बोरोविंग से रिलेटेड जो जोखिम होगा ना वो घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा दो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक, इकोनॉमी के क्वेश्चन इजी होते हैं। पहली बात तो ना इसका लिमिटेड होता है, 5-6 चैप्टर होते हैं स्टैटिक वाले में, वहां से आते हैं, प्लस करंट अफेयर। ठीक है, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, और 18-20 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो फ्री के नंबर होते हैं, कह सकते हो। ये वाला भी ना उस टाइम का जो था डिबेट वाला क्वेश्चन था, अटेम्प्ट किया था, आई थिंक, पता नहीं गलत था कि सही था, गलत ही था मेरा। उपयुक्त में से कितने क्षेत्रों में क्या होता है, चाय उत्पादन होता है। आप बताइए उसमें से कितने जो होंगे ना चाय उत्पादन वाले, हम लोगों ने नाम सुन रखे होंगे। हिमाचल प्रदेश का तो नाम सुन रखा है ना, कांगड़ा टी वहां पे मिलती है। ठीक, आंध्रा का तो नहीं सुन रखा है। मैंने यही एलिमिनेट किया था कि जो आंध्रा होता है वो तो वहां पे कोडागू जो होता है वो वहां पे कॉफी के लिए वो होता है, आई थिंक। ठीक है, तो आंध्रा का मैंने छोड़ रखा था, 3 मारा था मैंने, 3 लिया था। ये तो असम से टच हुआ था, मैंने गेस किया था कि असम से अगर टच करता हुआ है तो क्या पता प्रोडक्शन हो सकता है। केरला में तो पहाड़ियां हैं, केरला में होता ही होता है। बट यूपीएससी ने इसका आंसर किया हुआ है जो सभी 4 राज्य है ना वहां पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आप लोग कैसे करते मुझे नहीं पता, बट मैंने तो 3 किया था, वहां पे मेरा गलत हो गया था। रिस्क ले सकते थे कि यार अगर चाय है क्या पता सारे के सारे पहाड़ी स्टेट है, हो सकता था, इस बेसिस पे कर सकते थे। ट्रिकी क्वेश्चन था, मैंने गेस किया था, मेरा गलत गया था, यूपीएससी ने इसका 4 मारा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे ये है आपका कॉमन सेंस, अगर आपका वहां पे कुछ कर रहा है हेल्प तो कर सकते थे, अदरवाइज टफ था। ठीक, सो आगे के लिए आप लोग यही देख लोगे ना कि कौन कौन से टी प्रोडक्शन में आगे हैं। अब टी हो गया है तो फिर कॉफी का भी देख लोगे, जो मेजर क्रॉप है ना वहां से देख लो, टी हो गया, कॉफी हो गया आपका, प्लस तंबाकू वगैरह है, जो मेजर क्रॉप्स की है ना उनके जो टॉप प्रोड्यूसर है एटलीस्ट वो तो आप लोग देख लोगे ना कि कहाँ कहाँ होते हैं, मे भी आगे हेल्प करेगा। और जो एग्रीकल्चर वाला साइड है ना इकोनॉमी का, जो एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन उनसे उठ के आते हैं, तो आप लोग अपनी समझ विकसित कर लोगे। बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, और ये वाले तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब फ्री के नंबर थे। और इस थीम पे जो है ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ही रही है, लगभग हर साल पूछ रही है। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, भारत में जो साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां होती हैं, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, उनका जो नियंत्रण होता है, उनका जो विनियमन होता है, ये करती है क्या, भारतीय रिजर्व बैंक करता है क्या, नहीं करता है। इनका जो नियंत्रण है ना वो कौन करता है, इनको रेगुलेट कौन करता है, जो सेबी होती है ना, सेबी करती है। तो बस आपको यही पता होता ना, गेम ओवर था, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए था ना कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती हैं, पूरे साल हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ही हर दूसरे महीने तो न्यूज़ आती है कि इस पर्टिकुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की जो साख है उसको कम कर लिया है, ज़्यादा कर लिया है, ऐसे न्यूज़ आती रहती है, तो उस समय पढ़ सकते थे। करंट अफेयर में रहता है, अक्सर रहता है। ठीक है, और करंट अफेयर वाले इसको डिस्कस भी करते हैं, तो यही आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी बॉडी है किसको रेगुलेट करती है। जैसे 2023 में भी क्वेश्चन था ना कि आई थिंक उसका भी बताया था कि आरबीआई करती है, तो नहीं, उसका आरबीआई तो नहीं, स्टेट बैंक से क्वेश्चन था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उनका बोला था कि शायद जो एसबीआई होती है वो उनको रेगुलेट करती है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो वहां गलत हुआ था। थीम यही थी ना कि उनको रेगुलेट कौन करता है, उनको सुपरवाइज कौन करता है। तो ऐसे ही जो साख निर्धारण एजेंसी होती है उनको रेगुलेट कौन करता है, तो उनको रेगुलेट कौन करता है, सेबी करती है, और इसमें दिया हुआ था आरबीआई। तो इस बेस पे गलत था, बस पहला खत्म करते आपका आ जाता आंसर। तो इजी क्वेश्चन था ना, एक तो एलिमिनेशन भी हेल्प कर दिया है, दूसरा करंट अफेयर में भी रहता है, सो होना चाहिए था आपका। ठीक, आगे के लिए आप लोग देख लोगे ना कि कौन कौन सी भारत की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। ठीक है, तो फिर विदेशों की भी देख लोगे, वो हम लोग पढ़ते हैं ना, S&P, मूडीज, वो सब हैं, तो ये आप लोग देख लोगे। ठीक, इजी क्वेश्चन था, होना चाहिए था। अगला, बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, जो हम लोग बात करते हैं ना कि यूपीएससी जो है ना वो थीम रिपीट करती है, यूपीएससी जो है
थीम रिपीट करती है और कभी कभी तो क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो रिपीट करती है। तो ये जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ना, आपका आई थिंक 2019 से ही न्यूज़ में आ रहा है, 2019 में भी था, 2020 में भी था, और देखिए ये 2022 में भी आ गया था। तो अगर मैंने बोला था ना कि आपको आर.एन.डी करनी है, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर आपको आर.एन.डी करनी होती है। तो अगर आपने आर.एन.डी किया होता तो एटलीस्ट इतना तो कर लिया होता ना कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो होता है उसका जो गवर्नर होता है वो आरबीआई का गवर्नर जो होता है वो चेयरमैन नहीं होता है। तो बस यहीं से क्वेश्चन था कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो चेयरमैन होता है आरबीआई का गवर्नर नहीं होता है। सिंपल यहीं से करते खेल खत्म हो जाता। ठीक है, आंसर आ गया था आपका। इजी क्वेश्चन कह सकते हो। यूपीएससी के जो पीवाईक्यू होते हैं ना उसको आर.एन.डी प्लीज करो, ऐसे ही थीम पकड़ो, उससे रिलेटेड अपने समझ जो है ना थोड़ा डीप में जाओगे तो 8-10 क्वेश्चन तो इजीली आप कर लोगे। तो जो आप लोग जैसे मान लो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो 70 to 80 मार्क्स आता है, ठीक है, और कट ऑफ जाती है 90 to 95 क्वेश्चन। तो ये जो 10-5 नंबर का जो मार्जिन होता है ना, ऐसे करोगे तो आपकी भरपाई हो जाएगी। थीम थोड़ा सा पीछे से पकड़ लो, प्लस जो गैस वैस करने का तरीका होता है वो कर लो, तो जो 10-12 नंबर का जो गैप होता है ना वो इजीली हो सकता है। तो इजी क्वेश्चन कह सकते हो ना कि अगर आपने पीछे बैंक बोर्ड ब्यूरो का किया होता तो ये आराम से हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। ठीक है, अब देख लोगे कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। यस, इसका गठन इसीलिए हुआ था। अगला, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। बिल्कुल जनरल सी लाइन है, सोचना ही नहीं था। ठीक है, इसका बस यहीं से था, हिंट आपका यहीं से था, पहली वाली थी, आराम से हो जाता आपका। ठीक है, आगे के लिए आप लोग देख लोगे, फिर से अभी है बैंक बोर्ड ब्यूरो से रिलेटेड जो है ना वो आप लोग पढ़ लोगे। और ये जो बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो प्रावधान आया था ना जब हम लोग लेकर आए थे मिशन इंद्रधनुष, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें सुधार करने के लिए लाया गया था मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के साथ ना और सारे प्रावधान किए गए थे, तो ये वाला एक आप लोग चेक कर लोगे एक बार, मिशन इंद्रधनुष के तहत और कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। ठीक है, मे भी पूछ सकता है, अगर ध्यान आपका BBB की तरफ गया है ना तो मे भी आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये वाला आप लोग अपना देख लोगे। अगला, परिवर्तनीय बॉन्ड। हर साल पता है बॉन्ड से रिलेटेड, ये भी यूपीएससी की कह सकते हो थीम है। जो बॉन्ड अगर न्यूज़ में रहते हैं ना तो आप उनसे रिलेटेड अपनी जो जानकारी है प्लीज 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 कर लोगे। जैसे देखो यूपीएससी ने क्या क्या पूछ रखा है, इसके पहले एक बार मसाला बॉन्ड पूछा था। ठीक है, अभी 2023 का क्वेश्चन था इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, IIB पूछा था, बिल्कुल पूछा था। इसके बाद ग्रीन बॉन्ड था, आई थिंक इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जो टर्म्स रहते हैं ना न्यूज़ में, उनसे आप अपनी कॉन्सेप्ट अपने जो है ना वो क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन था जो कन्वर्टिबल बॉन्ड होते हैं, जो परिवर्तनीय बॉन्ड होते हैं, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन था, और ये थीम अगर आपको पता होती ना तो उस समय इजी था। आई थिंक मेरा सही गया था कि नहीं मुझे अभी तक याद नहीं है, बट मैंने अभी देखा है ना तो उस हिसाब से कर सकता था, इजी क्वेश्चन था। देखिए परिवर्तनीय बॉन्ड के बारे में बोल रहा है, चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प होता है, इसलिए जो परिवर्तनीय बॉन्ड होते हैं अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। यस, ये जो परिवर्तनीय बॉन्ड होते हैं ना, इनको बॉन्ड को आप शेयर में बदल सकते हो। मान लो आपने किसी कंपनी का बॉन्ड लिया है, ठीक है, और बाद में अगर देखते हो ना कि उसकी शेयरों की कीमत बढ़ गई है तो आप वही, उसमें आपको विकल्प होता है कि बॉन्ड को ना शेयर में, उस कंपनी के शेयर में बदल सकते हो, तो ये वाला विकल्प होता है। और 2023 में जब हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे तो हम लोगों ने बात की थी कि अगर किसी बॉन्ड में, ठीक है, अगर किसी बॉन्ड में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, कुछ आपको रिटर्न अच्छा, सिक्योरिटी अगर अधिक होती है, ठीक है, तो उसकी जो कूपन रेट होती है ना, उसकी जो कूपन रेट होती है वो क्या कम होती है। आई थिंक जो यही IIB वाला हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इंडेक्शन इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, तो उसमें यही प्रावधान था ना कि अगर इन्फ्लेशन से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था, थोड़ा सा सेफ था ना, तो जहां सेफ्टी होगी ना वहां फिर रिटर्न कम मिलेगा, तो उसमें बोला था कि कूपन रेट कम हो सकती है। तो यही तो बोल रहा है कि जो बॉन्ड को अगर आपको इक्विटी में बदलने की छूट मिल रही है ना, आपको सुविधा मिल रही है, तो वो बॉन्ड क्या होंगे, कम ब्याज दर का भुगतान करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 2 वाला विकल्प तो खत्म हो जाएगा, न तो एक ये भी खत्म हो जाएगा। 50-50 आ गया तो करना ही पड़ेगा। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करता है। उसी के बारे में बता रहा है कि ये जो परिवर्तनीय बॉन्ड होता है ना, वो बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता प्रदान करता है। यस, ठीक है, तो इसका ही एक्सप्लेनेशन था। तो दूसरा काफी जनरल है, एक्सप्लेन कर रहा था, तो आप लोग सही कर सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, 1 और 2 दोनों उसके बारे में बोल रहा था। ठीक है,
तो उस साल का कह सकते हो टफ या इजी दोनों था, अगर आप समझ पा रहे थे तो इजी था, अदरवाइज टफ था। आगे के लिए आप लोग यही करोगे, अगर इस टाइप के कोई बॉन्ड है ना, पर्टिकुलर बॉन्ड, तो आप लोग देख लोगे। जैसे एक बार जीरो कूपन बॉन्ड, ये भी यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है और ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो वही करंट अफेयर जो मैंने बात की थी ना, कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, या तो वो बिल्कुल स्टैटिक से उठ के आते हैं या फिर करंट अफेयर में रहते ही रहते हैं साल भर। तो आप लोग जहाँ से भी करते हो, जैसे मैंने जो जो सोर्सेज बता दिए हैं, आप वहाँ से कर सकते हो, या जो हम लोग लास्ट में जो विजन की 365 करते हैं ना, या आप कहीं से भी कोचिंग से करते हैं, तो वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन था ना ये, तो बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए था आप लोगों का। आई थिंक किया भी होगा ना, इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं हो सकता था। सिंपल पूछा था कि भारत जो है निम्नलिखित उपर्युक्त में से जो किसका या फिर किन का सदस्य है, तो सोचना भी नहीं था। भारत जो है ना वो तीनों का सदस्य था, और ये थीम है, एक बार जरा आप लोग ध्यान से कर लोगे। जैसे कुछ बॉडीज हम लोग लास्ट में प्रिपेयर करते हैं ना, तो कुछ ही बॉडी होती है ना जिनमें यूपी जो इंडिया है ना वो उनका मेंबर नहीं होता है, तो आप लोग उनको रट लोगे ना कि किस किस बॉडी का इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है। जैसे हम लोग रटते हैं ना कि एनएसजी का जो मेंबर है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इंडिया नहीं है और उसमें मेंबर बनने की आकांक्षा रखता है। तो ऐसे ही 3-4 बॉडीज है ना जहां यूपी आपका ये जो है मेंबर नहीं है। ऐसे ही जैसे आपकी OECD है, उसका मेंबर नहीं है, ओपेक है, इसका मेंबर नहीं है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना, चाहे इकोनॉमी की हो चाहे इन्वायरमेंट की, कुछ वो बॉडीज होती हैं। तो ऐसे ही आप लोग थीम प्रिपेयर कर लोगे। तो हम लोग और ये भी वाला, तो ये तो करंट अफेयर कह सकते हो कि MTCR जो है ना, MTCR 19 के आसपास इंडिया उसमें शामिल हो गया था, और इसमें जो चाइना जो है ना वो मेंबर नहीं है। तो हम लोग कहीं ना कहीं तो पढ़े, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं सुन रखा होगा। तो इस बेसिस पे ये क्या था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। इंडिया जो है ना सबका मेंबर है। और हाँ, अगर आप नाम आ गया है ना AIIB, इस पर तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, यूपीएससी ने पीछे पूछ रखा है। SCO पे क्वेश्चन पूछ रखा है। आई थिंक MTCR जो है ना वो पहली बार न्यूज़ में आया है, मतलब यूपीएससी ने इस पर ध्यान दिया है, पहली बार टर्म में आया है। तो आगे के लिए आप क्या करोगे, यस, कि जो MTCR है ना, MTCR के बारे में एक बार आप लोग पूरा अंदर जाके इसके बारे में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या होता है। शायद आई थिंक कुछ होता है ना कि इसमें कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जो मिसाइल्स होती हैं, अगर वो आयुध ले जा सकती हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ प्रावधान होता है। तो आप लोग देख लोगे, इसके बारे में अपनी समझ विकसित कर लोगे, क्योंकि मे भी आगे हो सकता है ना कि इसके बारे में डीप में जाके पूछ लेगा। यूपीएससी ऐसी ही करती है, अगर कोई टर्म न्यूज़ में इस बार डाल देगी तो अगली बार उसमें डीप में जाके कर लेती है। तो जो R&D मैंने बोला था ना, तो आप यही करोगे। एक तो तीनों के बारे में देख लोगे, इसके बारे में थोड़ा डीप में जाके कर लोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, D था, इजी क्वेश्चन था। 67 कह सकते हो, टफ भी था, इजी भी था। क्योंकि ना देखो, हम लोग ये वाला तो पढ़ते हैं, वियतनाम जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, इतना तो पढ़ते हैं। साथ ही पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं कि ये कम्युनिस्ट कंट्री है। दो चीज़ तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं ना, ठीक है। जब कम्युनिस्ट कंट्री है ना, तो यहाँ जो मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होता है, एक ही वहाँ की पार्टी होती है, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। तो दूसरा, इस बेस पे आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे। मैंने यही किया था, ठीक है, पूरा सारा पढ़ा था। फिर जब यहाँ वाला जो आया था ना, कि बोला था, इतना स्पेसिफिक होकर बोल रहा था कि जो वियतनाम का जो नेतृत्व है वो बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। आप बताओ, कोई भी अगर कम्युनिस्ट कंट्री होगी तो वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होता है क्या? नहीं, थोड़ी सी ना राजनीतिक तानाशाही कह सकते हो, क्योंकि वहाँ जो सेंट्रल पार्टी होगी वो जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो वाली वहाँ पे लीड करती है। तो इस बेस पे आप लोग दूसरा एलिमिनेट कर सकते थे। तो दूसरा जहाँ एलिमिनेट करोगे आप लोग, ठीक है, तो आपका आंसर क्या बचेगा? 3, 5, 1, 3, 4। आप देख लीजिए कहीं से हेल्प मिल रही है क्या? दो जगह से हेल्प मिल रही थी आपका। ये देखो, हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर है वो वियतनाम में है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ई सेवा के मामले में जो वियतनाम है ना वो आगे नहीं है। अगर आगे रहता है ना तो हम लोग उसको जरूर पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो मैंने तो यहाँ से एलिमिनेट किया था। और पहला वाला इसका देखोगे जब ना 1, 3, 4, इसका पहला वाले की लैंग्वेज देखो। हाल के वर्षों में वियतनाम जो है विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, वन ऑफ द। जब हम लोगों ने गैस वाली बात की थी ना कि अगर इतना मॉडरेट होके बोलेगा कि क्या बोलेगा कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, अगर वन ऑफ द बोलेगा ना कि इतने में से एक है, तो ये थोड़ा सा मॉडरेट साउंड करता है। तो यस, ये था, ठीक है। तो दो हेल्प मिल रही थी, आप कर सकते थे, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन था, बशर्ते होना चाहिए था, ठीक है। IR से क्वेश्चन था, अगर IR वाले क्वेश्चन है ना वहां से आप लोग देख लोगे, हम लोग पढ़ते भी हैं। अगला
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? बिल्कुल आपको ये तो हलवा क्वेश्चन था, बिल्कुल होना चाहिए था, आप लोग पढ़ते भी हो, ठीक है। क्या मुद्रास्फीति को रेगुलेट करने के लिए किसको किसको जिम्मेदारी दी गई है? आरबीआई को। हम लोग पढ़ते भी है ना कि जो आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 और 1935, देख लीजिएगा, 1935 आई थिंक, ठीक है, 34, ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से आरबीआई को ना ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो मुद्रास्फीति को रेगुलेट करेगा, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी रखेगा? 4 ± 2, ठीक। तो मुद्रास्फीति को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आरबीआई की होती है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। बाकी तीन तो सोचना भी नहीं था, पूरे साल पढ़ते हैं कि अगर जहां निकल जाएगी तो वो आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। तो यहां से आप लोग ये कर सकते हो। और देख लो, ये जो इन्फ्लेशन वाला चैप्टर है ना, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, हर साल पूछता है। इकोनॉमी का बिल्कुल बेसिक सा रूल है, बेसिक सा चैप्टर है, यहाँ से होना चाहिए था आपका, ठीक है। और आरबीआई जो है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एक पढ़ा है ना आप लोगों ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसकी जिम्मेदारी क्या दी गई है कि ये महंगाई दर है ना उसको 4 ± 2 यानी कि 2% से लेके और 6% के रेंज में बनाए रखेगा। तो और ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? आरबीआई को। इतना सोचना विचारना नहीं था, बिल्कुल देख के मार देना था, ठीक है। और हुआ भी होगा आप लोगों को, मुझे पता है। यप, ये वाले भी क्वेश्चन कह सकते हो इजी ही था। नॉन फंजिबल टोकन इकोनॉमी का क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर में था, ठीक है, पूरे साल करंट अफेयर में था, सुन रखा होगा आपने। तो ये क्या था? जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं उनके संदर्भ में विचार कीजिए। पहला एलिमिनेट करें, अगर आपने तीनों अगर पढ़ा होता है ना, तो आप लोग तीसरा पे जरा ध्यान दीजिएगा। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट द इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। इनका क्या बोल रहा है? कैन बी ट्रेडेड, क्या ये ट्रेड किए जा सकते हैं और एक्सचेंज किए जा सकते हैं क्या? नहीं, यही तो बात है, वो नॉन फंजिबल होते हैं, उनका आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, इनको इक्विवेलेंट प्राइस पे आप उनको क्या कर सकते हो? एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। तो यहीं से खत्म हो जाता। तीसरा वाला जो था ना, वही ट्रिक था। बाकी ये दो ना उसी की विशेषताएं हैं, जो नॉन फंजिबल टोकन है पहला और दूसरा जो है उसी की, इस टोकन की ही विशेषताएं हैं। तीसरा जो बोल रहा है ना, उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसका नाम ही है नॉन फंजिबल टोकन, और बोल रहा है कि उसको क्या कर सकते हो आप? उसका ट्रेड कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। तो तीसरा वाला एलिमिनेट कर सकते थे आप, बिल्कुल आपका आंसर आ सकता था। बाकी आप पहला और दूसरा बिल्कुल पढ़ सकते हो कि वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। यस, बिल्कुल था। कोई ऑटोग्राफ वगैरह है, फोटो वगैरह है, आप उसको कन्वर्ट सकते हो। वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है, ठीक है। तो तीसरा वाला हिंट आपको पता होना चाहिए था, तीसरा वाला, ठीक है ना, बड़ा स्पेसिफिक बोल रहा था कि आप ट्रेड कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, विनिमय कर सकते हो। तो यहां से आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। चौथा, सॉरी ये 70 वाला, यूपीएससी ने 5-6 क्वेश्चन में ऐसे वाले डाले थे, और आप जरा इसका नेचर देखो, जैसे जिस वाले क्वेश्चन में ये वाला बन रहा है ना, वो थोड़ा सा फैक्चुअल हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि, और ये इस बार बढ़ चुका है, 23 में काफ़ी इसकी बढ़ गई है ना, 70-80 क्वेश्चन आए हुए हैं। 24 में भी हम उम्मीद कर सकते हैं ना कि सेम यही रहने वाला है। मतलब अब आपको ना जो बिल्कुल जो फैक्ट है ना, आपको रटने ही पड़ेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रख के, प्लस जो फैक्ट है ना प्लीज़ आप लोग देख लोगे। और ये क्या था, हम लोग पढ़ते हैं ना कि मल्टीपर्पज़ जो डैम होते हैं, जो डैम प्रोजेक्ट आपके है ना, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ना, उनसे आपके बड़े बड़े डैम्स जो बनते हैं। सो आप ये हर स्टेट में कहाँ कहाँ पे हैं या फिर किस नदी पे हैं, आपको ये देखना होगा। तो यहीं से क्वेश्चन था, इसमें से कुछ नाम थे, इधर देखो, जो घाट प्रवाह वाला जो है ना, ये आपका कहाँ पे है? तेलंगाना में पड़ता है क्या? नहीं, ये यही गलत था, ठीक है। एक ये गलत था, और आपका जो ये मैथॉन डैम है, ठीक है, ये 2-3 नाम तो आप पढ़ते ही होंगे। जो मैथॉन डैम है ना, ये आपका कहाँ पर है? आई थिंक ये झारखंड में है, ठीक है, बराकर नदी पे था, बराकर नदी पे। तो चौथा गलत हो गया है। और ये जो घाट प्रवाह है, आई थिंक कर्नाटका में है, ठीक है, घाट प्रवाह जो है वो कर्नाटका में है, तेलंगाना में नहीं था। तो ये 2 था, 2 आपका गलत हो गया था, और ये दोनों जो था वो सही था। बस उस साल का लेकिन क्वेश्चन टफ था, क्योंकि देखो ना, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, और हम लोग इतना डीप में जाके नहीं पढ़ते हैं। चैप्टर तो है, हम लोग जो सिंचाई परियोजनाएं पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, तो उसमें पूरा एक चैप्टर है,
ठीक है, पूरा उसमें लिख रखा है कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, किस किस स्टेट में है। तो वहाँ पे तो था, बुक से उठ के आया था, बशर्ते पीछे यूपीएससी ने पूछ नहीं रखा था। तो उस साल के लिए तो टफ लगा था, मुझे टफ लगा था, ठीक है। तो मैं बता नहीं सकता मेरा सही गया था कि गलत किया गया था, बट अब ये है। तो अब इस बार के लेकिन आप प्रिपेयर कर लोगे कि जो जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं ना, एक बार उनको तो आप लोग देख लोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था उसमें, केवल 2 युग में था। दूसरा और जो तीसरा है वो बिल्कुल सही था। गांधी सागर परियोजना जो है वो कहाँ पर है, आई थिंक उस पे है ना, नर्मदा रिवर पे है, ठीक है, और इंदिरा सागर ऐसे ही। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल जो 2 पेयर हैं वो सही है। आगे के लिए आप लोग यही कर लोगे ना कि जो जो डैम है आप लोग उनको प्लीज देख लेना आगे के लिए। और हर चैप्टर में जो जो फैक्ट्स बनते हैं आपके ना, जो हम लोग पहले स्किप कर देते हैं कि ये यूपीएससी के लायक नहीं है, तो थोड़ा अब ना पीसीएस मोड में आप लोग चले जाना, ठीक है, थोड़ा पीसीएस मोड में चले जाना, वहां से क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक। ये भी इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं ना जो आपको हेल्प करते हैं, ये वाले तो हेल्प करते हैं। जैसे भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवाद और समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करते हैं। देखो रिलेशन किससे हो रहा है, जो कामगार है ना, जो हमारे वर्किंग ग्रुप हैं, जो हमारे लेबर्स हैं, उनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इनमें से कौन होगा, सिंपल सी बात है, श्रम ब्यूरो। ये भी हेल्प करता है, जो हम लोगों ने बात की थी ना, कि जैसे हम लोगों ने बात किया था कि जो इंस्टीट्यूशन में बात किया था कि जैसे मान लो कि WHO है, ठीक है, तो ये किस फील्ड में काम करती है, यूनेप है वो किस फील्ड में काम करती है। ऐसे ही जो आपकी जो बॉडीज होती है ना, उनका देख लो कि जो श्रम ब्यूरो होता है ना, उसका काम क्या होगा, तो यही होता है, कामगारों से रिलेटेड जितने मैटर होते हैं उनको कौन डील करेगा, तो श्रम ब्यूरो करेगा, ठीक है। तो आप लोग ये देख लोगे। तो इसका इजी क्वेश्चन था ना, बिल्कुल देखते ही कामगार जहां पे आया, लेबर ब्यूरो, ठीक है, लेबर ब्यूरो आप मार सकते थे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ना। ये वाला भी, भारत में जो कोयला नियंत्रित संगठन है, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी क्या भूमिका है, जरा देखिएगा आप लोग। कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नया नया आया था, पीछे हम लोगों ने पढ़ नहीं रखा था, ना ही करंट अफेयर में होता है, बशर्ते फिर भी हो सकता था। पहला देखिएगा, जो सीसीओ होता है भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, मे बी स्टैंड बाय पे रखते हैं ना, छोड़ रखा था। दूसरा, यह बद्ध इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल लिग्नाइट कोड। जहां अगर ये टर्म आया ना कि मॉनिटर करता है, ठीक है, तो ये मॉनिटर मतलब होता है ना कि देखभाल करना, बहुत वो नहीं बोला कि रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम टर्म नहीं है, मॉनिटर करना मतलब बड़े मॉडरेट वाला है। तो आप बोल सकते थे कि ये सही है, ठीक है। अगर इतने से भी नहीं हेल्प मिल रही है ना, तो आप रोक सकते थे। तीसरा, यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। ये जरा टर्म देखिएगा, अनुश्रवण करना, जैसे ही मॉनिटर करना, ये सब था ना, तो ये बिल्कुल मॉडरेट टर्म होते हैं, तो इनके सही होने के जो चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चौथा वाला देखिएगा, यहाँ से पेच यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ से हेल्प मिल रही थी। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। आप सोचो कोई कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या ये देखेगा कि जो कोयला कंपनी है उसके जो इंड यूजर हैं, उसके उपभोक्ता हैं, उनको टाइमली भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। इसका काम तो ये नहीं हो सकता ना, बड़ा बड़ा ये देखो मॉनिटर कर सकता है, इतना तो कर सकता है, कोई अगर शिकायत आ रही है तो उसको अनुश्रवण कर सकता है। ये तो दो तो ठीक है। अब ये देखिएगा क्या कि बिल्कुल लास्ट माइल जो कोई कंपनी है, कंपनी ए है मान लो, ठीक है, और उसको कोई खरीदने वाला है, तो उसको टाइमली ये पहुंचा रहा है कि नहीं कोयला, ऐसा कुछ करेगा क्या, तो ये वाला नहीं था, ठीक है। तो मैंने तो यही पकड़ के एलिमिनेट किया था, ठीक है। तो बाकी बचा आपका क्या, 1 2 3 और 1 और 2, बाकी तो 2 मॉडरेट ही थे। और पहला हम लोग को डाउट था ना कि सीसीओ जो होता है भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है कि नहीं है, जो डाउट आ रहा था, तो मैंने तो 1 2 3 किया था इस बेस पे, ठीक है। तो कह सकते हो टफ क्वेश्चन था, अगर पकड़ लेते तो हो सकता था इजी क्वेश्चन था। बस मैं तो बोलूंगा ना, अगर 3-4 स्टेटमेंट अगर ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनको प्लीज आप पढ़ के जाइए, कहीं ना कहीं आपको ना हेल्प मिल जाती है। इनकी वर्डिंग ही ऐसी होती है ना कि वो बोलते हैं सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, 1 2 3। ये तो हर साल पूछता है, 2023 वाला में भी हम लोगों ने बोला था ना कि जो 5th शेड्यूल से क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में अधीन लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो होगा इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल, आई थिंक 5th शेड्यूल से ही क्वेश्चन था, 2023 वाले में भी बिल्कुल था ना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहले ही वही हो जाएगा। अगर 5th शेड्यूल में ला दिया गया है
तो यही होगा इसका काम, क्या कि इससे जो जनजाति लोगों की ज़मीनें हैं वो गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने पे रोक लग जाएगी। बिल्कुल यही प्रावधान होता है ना कि जो ट्राइब्स की लैंड है वो नॉन ट्राइब्स को आप लोग नहीं दे सकते हो, इवन अगर दिया भी गया है ना तो उससे लेकर फिर इन लोगों को वापस कर दी जाएंगे। ठीक है, तो अपनी जो ये 5वीं सूची से जो भी प्रावधान होंगे ना अनुसूची से रिलेटेड वो आप लोग देख लोगे। अब 5वीं सूची का करोगे तो फिर जो 6वीं अनुसूची है 4 स्टेट में है ना, AM, TM, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके संबंध में ना कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो आप लोग देख लोगे। तो 5वीं अनुसूची प्लस 6वीं अनुसूची 2-2 पेज का चैप्टर है, आप लोग उसको अच्छे से देख लोगे तो आगे जो क्वेश्चन बनेंगे ना वहां से कर लोगे, और हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसका आंसर तो ईजी ही था बिल्कुल, ये तो हलवा वाला क्वेश्चन था। ये वाला टफ क्वेश्चन मुझे लगा था क्योंकि पढ़ तो रखा नहीं था। पहला क्या था, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणी स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है। यहां तक तो बिल्कुल इजी था ना कि कोई स्वच्छता गठबंधन है तो धारणी स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल उसकी बात बता रहा था। और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। हम लोगों ने बात की थी ना कि अगर जहां पे ये वाला आ जाए, कुछ संगठन की बात की जाए ना और स्पेसिफिक होकर बात करें कि ये जो गठबंधन है भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है, तो चांसेस होते हैं ना कि इसके गलत होने के। ठीक है, तो आई थिंक या तो मैंने छोड़ रखा होगा, मुझे याद नहीं है ना मैंने किया था कि नहीं किया था, बट ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट गलत था। यूपीएससी का आंसर इसका क्या है, इसका आंसर बी है। तो आगे के लिए आप लोग सीख क्या सकते हो ना कि जहां अगर टर्म्स ये वाला फैक्ट्स आ जाए ना कि इस पर्टिकुलर जो कोलिशन है इसको शुरुआत इसने किया है, तो या तो आपको बिल्कुल पता होगा, रिस्क ले रहे हो, गैस कर रहे हो ना, तो एक बार सतर्क हो सकते हो ना कि क्या पता गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये गैस करने के लिए बता रहा हूं कि अगर जहां बिल्कुल स्पेसिफिक होकर बोले ना कि इसकी शुरुआत जो है इस संगठन ने की है तो उसके गलत होने के चांसेस होते हैं। तो इस हिसाब से पहला गलत हो गया था। दूसरा, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने में नवप्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। तो दूसरा उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो दूसरा इसका आंसर सही होगा। ठीक है, गैस करने वाला जैसे मैंने बोला ना कि अगर पहला वाला बोले कोई स्पेसिफिक होकर बात करता है कि इसकी शुरुआत अब इस टाइम हुई थी, ये लोग उसमें भागीदार हैं, तो गलत होने के चांसेस होते हैं। वैसे ही अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है ना और थोड़ा सा लगे कि हाँ उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है तो एक्सप्लेनेशन जो होती है वो सामान्यतः सही होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मुझे नहीं पता ना, शायद मैंने छोड़ दिया होगा क्योंकि सुन तो रखा नहीं था। कुछ ही क्वेश्चन देखो अगर बिल्कुल जिसमें हवा नहीं लगती है ना तो आप प्लीज उसको ड्रॉप कर लोगे। एटलीस्ट आप लोगों का रेंज होना चाहिए ना कि 90, 92 इतने क्वेश्चन, 93, वो डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा हो रहा है। तो हम लोगों ने पेपर तो पीछे जब देखा ना तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हो गए थे और जो स्टैटिक भी थे और जिनमें डाउट भी नहीं हो रहा था कि नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ ना कि 92, 93, 94 मैक्स टू मैक्स इतना जाता हूँ। ठीक है, तो मुझे हेल्प मिलती है अच्छा खासा। सो ऐसा कर सकते थे इसको। आज का आखिरी क्वेश्चन है 75, बाकी जो बचा हुआ है 75 to 100 हम लोग और 76 to 100 अगली वाली वीडियो में कर लेंगे। इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित निकाय है। यूपीएससी की बिल्कुल थीम क्या बोलोगे, बिल्कुल टर्म रिपीट हुआ है। जो हम लोगों ने बोला था ना कि प्लीज आप लोग R&D करोगे और R&D किया होता ना तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, किसी स्टेटमेंट में आया हुआ था कि जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है उसका उस टाइम दिया था कि किसी दूसरे एक्ट के तहत बना हुआ है। गलत है, जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण होता है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 उसके अधीन बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने R&D किया होता ना तो बिल्कुल सोचना ही नहीं था, क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है, और इसके बारे में ही पूछ रखा है, केंद्रीय जल आयोग के बारे में पूछ रखा है, केंद्रीय भूजल बोर्ड के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, और ये केंद्रीय भूजल प्राधिकरण भी पूछ रखा था। तो अगर आपने R&D किया होता ना तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो सकता था। आगे के लिए आप लोग क्या करोगे, इधर देखो इस एक्ट का मेंशन हो गया ना, तो इस एक्ट के जितने प्रावधान हैं एटलीस्ट प्लीज आप लोग उसको पढ़ोगे। और मैंने 2023 वाले में बताया था ना कि 4-5 तो एक्ट हैं जिनको आप लोग डीप में जाके पढ़ोगे। जैसे एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, 1972 वाला। क्वेश्चन इससे अक्सर आते हैं कि इसके क्या प्रावधान है, प्लस इसके अधीन कौन कौन सी बॉडीज बनी हुई हैं, तो आप लोग उनको देख लोगे। जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, इसी को अमेंड करके बनाई गई थी। तो ऐसे वाले में R&D करोगे तो आपको पता हो जाएगा। ऐसे ही जो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है ना, क्वेश्चन इससे हर साल आते हैं, या तो इसके प्रावधान से रिलेटेड आते हैं या इसके अधीन कोई अगर बॉडी निर्मित की गई है ना वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ये वाला इन दोनों एक्ट को अच्छे से पढ़ लोगे। प्लस अब अगर यूपीएससी ने मेंशन ये चारों को मेंशन कर दिया है ना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन
चारों के बारे में एक बार फिर से पढ़ लें, ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के तहत हो गई थी, इनका कार्यक्षेत्र क्या क्या है, इनकी कुछ विशेषताएं कुछ होंगी ना, तो उनके बारे में पढ़ लोगे। तो ये चारों आप लोग क्या करोगे, R&D करोगे, मतलब गूगल करोगे अपने हिसाब से, जो जो इंपॉर्टेंट होगा पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, ठीक है। तो मे बी क्वेश्चन होगा रिपीट कर लेगा, और यूपीएससी रिपीट करती है, 4-5 क्वेश्चन तो पीछे दिखा दिया ना करती है। एक तो बिल्कुल ये वाला रिपीट हुआ है, प्लस आपका जो बैंक बोर्ड ब्यूरो का था ना, ये तो बिल्कुल था। बैंक बोर्ड ब्यूरो तो 19 में आई थिंक था, 19, 20, 21, 3 साल पूछ लिया है, तो आप लोग किए होते तो आराम से हो जाता। सो ये होता है करने का तरीका। आप लोगों को मैंने बता दिया कि कंटेंट आप लोग कहाँ से प्रिपेयर कर लोगे, और करने का तरीका तो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।